जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्रेसेंट कॉलेज। और आज हम अपना आगाज़ करने लगे हैं जी पेपर एफएम। इसका एक इंट्रोडक्शन सेशन जो है वो हमने प्लान किया है, और इस इंट्रोडक्शन सेशन के अंदर हम बात करेंगे कि जो हमारा पेपर है उसका फॉर्मेट क्या होगा और हमारे कौन कौन से जो सेक्शंस हैं वो हमने कंप्लीट पढ़ने हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे कि हमें क्या टिप्स और टेक्निक्स हैं जो इस पेपर में हमें चाहिए इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो हमारे पेपर का नाम क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पहले हम इसको जानते थे F9 के हवाले से। F9 डिफरेंट कोड्स यूज करते थे ना, F7, F8, F9 वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे हम जानते हैं इसको FM के नाम से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से। उसके बाद मेरा जी इंट्रोडक्शन है, ये आप माशाल्लाह सारे अवेयर हैं मेरे नाम से भी और मेरी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड भी। और यहाँ पे जैसे आपको पता है कि मैं दो सब्जेक्ट्स मेनली स्किल्स लेवल के पढ़ा रहा हूँ, एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का और दूसरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं, कई स्टूडेंट्स की पोजीशंस भी आई हैं वर्ल्ड वाइड भी और नेशन वाइड भी, और बहुत सारी क्वालिफिकेशंस को भी टीच किया ओवर द पीरियड ऑफ 18 ईयर्स। अब हम आते हैं जी कि इस इंट्रोडक्शन सेशन के अंदर हमने किन चीज़ों पे बात करनी है। पहले नंबर पे हम बात करेंगे कि एफएम का कॉन्सेप्ट क्या है, इस पेपर को बनाने का मकसद या इस पेपर को पढ़ाने का मकसद क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे मेन सिलेबस सेक्शंस की, पेपर फॉर्मेट की, पास रेट क्या चल रहा है। उसके बाद स्टडी मटेरियल कौन कौन सा इस्तेमाल करेंगे, टिप्स और टेक्निक्स क्या होंगी, और उसके बाद आप लोगों के कोई अगर क्वेश्चंस हैं तो हम उसको कोशिश करेंगे आंसर करने की। तो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन एंड पे ऊपर आपका आएगा। अब हम बात करते हैं जी कि इस पेपर का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, ये पेपर क्यों हम पढ़ने की कोशिश करते हैं या क्यों हमें पढ़ना चाहिए, और ये कैसे हमें हेल्प आउट करेगा हमारे फाइनेंस कैरियर के अंदर। तो यहाँ पे जो एग्जामिनर आपसे जो एक्सपेक्ट कर रहा है उसके बारे में उसने लिखा है कि इट इज डिजाइन टू इक्विप कैंडिडेट्स with the skills expected from a finance manager। तो स्टूडेंट्स, आपका जो डेजिग्नेशन है, जो आपकी अप्रोच है, या जो आपके डिसीजन मेकिंग है, या आपकी जो प्लानिंग है फ्रॉम द माइंडसेट ऑफ किसके होना चाहिए? फाइनेंस मैनेजर के। यानी कि हर वो काम जो फाइनेंस मैनेजर करता है या हर वो रोल जो फाइनेंस मैनेजर परफॉर्म करता है वो आपको पढ़ाना मकसूद है। वो आपको पता होना चाहिए इस पेपर को पढ़ने के बाद कि फाइनेंस मैनेजर क्या करता है, वो कैसे डिसीजंस लेता है, वो किस तरह के फैसले करता है, ठीक है, वो किन एरियाज पे काम करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, उसको किस किस नॉलेज का पता होना चाहिए, किस किस मार्केट के नॉलेज का पता होना चाहिए। तो वो हम सीखेंगे इस पेपर के अंदर। इन अदर वर्ड्स वो ये कहता है कि यार अगर एक फाइनेंस मैनेजर फाइनेंस डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट को चला रहा है, आपको पता है फाइनेंस मैनेजर करता धरता है किसका? फाइनेंस डिपार्टमेंट का। अब यहाँ पे अक्सर बच्चे एक गलती ये करते हैं कि वो कंफ्यूज कर देते हैं अकाउंटिंग को फाइनेंस के साथ। अकाउंटिंग का वर्ड हम रिपोर्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। किस कॉन्टेक्स्ट में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, उसके बारे में रिपोर्ट करना, बैलेंस शीट में एसेट्स क्या हैं, लायबिलिटीज क्या हैं, प्रॉफिट कितना है, लायबिलिटीज कितनी है, इनकम क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, ये कैश फ्लोज क्या है, वो रिपोर्टिंग है, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एरिया। फाइनेंस क्या है कि पैसा जो एक मेन रिसोर्स है बिजनेस के लिए, उस पैसे को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पैसे को कहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस पैसे को इन्वेस्ट करने के बाद आपको फायदा क्या मिलेगा, या उस पैसे की इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रिस्क क्या हो सकते हैं, उन रिस्क को कैसे मेजर करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, कैसे रिड्यूस करेंगे, ये काम किसका है? फाइनेंस का। अब फाइनेंस का मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही रिपोर्टिंग की साइड को टच ही ना करें, हम रिपोर्टिंग को हमें पता ही ना होना चाहिए। अब आपने पढ़ा है कि एसेट्स भी होते हैं बिजनेस के अंदर जो ऑन किए जाते हैं और ऑब्लिगेशंस भी होती हैं जो ओ की जाती हैं।
ये एसेट्स अगर आपके पास हैं तो किन एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, किन में नहीं करना चाहिए, ये डिसीजन कौन लेता है? ये फाइनेंस मैनेजर का काम है। हमारी अगर ऑब्लिगेशंस हैं हम उसको पे ऑफ कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जब करेंगे तो हमारे कैश आउटफ्लोज क्या होंगे, ऑब्लिगेशंस को सेटल करने में हमारा जो है रिस्क क्या हो सकते हैं, अगर नहीं सेटल करते क्या रिस्क होंगे, अगर सेटल कर लेते हैं तो उसकी वजह से हमारे कैश के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। समझ आ रही है बात? तो हम यहां पे इंफॉर्मेशन, फाइनेंस, अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट से या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से इंफॉर्मेशन को लेके इसके ऊपर फर्दर हम फाइनेंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि हम कैसे डिसीजन बिजनेस के लिए लेंगे। ठीक है बच्चों? तो लिहाजा रिपोर्टिंग एक सेपरेट सब्जेक्ट है। जो एफआर में आप पढ़ते हैं वो आप क्या पढ़ेंगे? आप एफआर में यही पढ़ेंगे ना कि यार आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करनी है। यहां पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं कर रहे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक किस्म का एनालाइज करके ये डिसीजन ले रहे होंगे कि आप इन्वेस्टमेंट्स कहां पे कर सकते हैं, क्या आपके पास इतने कैश फ्लोज हैं कि आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकें, कहां कहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहां कहां पे आप पैसा रेज कर सकते हैं बिजनेस के लिए। तो ये चीज हम सीखेंगे किसके अंदर? इस सब्जेक्ट के अंदर। हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के हमारा जो ये पेपर है ये अगले किन किन पेपर से लिंक्ड होगा या इसका ताल्लुक अगले पेपर्स के साथ क्या बनता है। हमने पहले इससे पहले एक पेपर पढ़ा हुआ है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, जो आपका नॉलेज लेवल का पेपर है, अप्लाइड नॉलेज का सेकंड पेपर था मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। उसके अंदर हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े हुए हैं जो यहाँ पे आगे चल के हमें एफएम में हेल्प आउट करेंगे। जैसे कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का एक टॉपिक था, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कैसे किया जाता है, एनपीवी, आईआरआर, पे बैक पीरियड। इसी तरह हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था रेलिवेंट कैश फ्लोज का। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि आपके कैश बजट्स कैसे बनाए जाते हैं। आपने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है इन्वेंट्री से रिलेटेड, ईओक्यू क्या होता है। तो कुछ बेसिक एरिया जो आपने ऑलरेडी कवर किया हुआ है एमए के अंदर, वो यहां पे आपका दोबारा से एडवांस लेवल पे आएगा। अब इस पेपर का जो डायरेक्ट रिलेशनशिप बनता है स्ट्रेटेजिक लेवल पे, हमारे पास एक पेपर है एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसका हायर लेवल एग्जाम है, ऑप्शनल पेपर है। तो कल को इसका नॉलेज वहां पे भी इस्तेमाल होगा। और साथ साथ एक पेपर हम और पढ़ेंगे जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडरशिप। स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर में भी इसका नॉलेज आगे आएगा। अब हम आते हैं इसके मेन सेक्शंस के ऊपर कि हमने कौन कौन से सेक्शंस को कंप्लीट करना है। जो पहला सेक्शन है थ्योरेटिकल सेक्शन है जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन। इस सेक्शन के अंदर हम पढ़ रहे होंगे कि फाइनेंस का मतलब क्या होता है या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ताल्लुक स्ट्रेटजी से क्या बनता है। फिर हम पढ़ रहे होंगे प्रिंसिपल कौन होता है, एजेंट्स कौन होते हैं, फिर उनका कंफ्लिक्ट कहां पे आता है, स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं। हम ये कहां पे सीखेंगे? फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन के अंदर सीखेंगे। ये सेक्शन ए है, थ्योरेटिकल है, कोई इसके अंदर नंबर्स इन्वॉल्व नहीं है। 1 से 2 लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह इसको कंप्लीट कर रहे होंगे। उसके बाद दूसरा सेक्शन है जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वायरमेंट। अब देखें इसमें यहां पे नॉलेज आएगा मार्केट के हवाले से कि कितनी तरह की मार्केट्स होती हैं, इकोनॉमी के अंदर इंटरमीडिएट्स का रोल क्या है, बैंक्स का रोल क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का रोल क्या है, परफेक्ट मार्केट्स क्या होती हैं, इनपरफेक्ट मार्केट्स क्या होती हैं। फिर हम मार्केट्स की बात कर रहे होंगे तो जैसे कैपिटल मार्केट क्या होती है, ठीक है, मनी मार्केट्स क्या होती हैं, डिफरेंट तरह की मार्केट कैसे काम करती हैं। तो ये हमारा एरिया थोड़ा सा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो है वो ये सेक्शन होगा, सेक्शन बी। इसको हम एंड पे कवर कर रहे होंगे। अभी मैं आपके साथ अपना स्केड्यूल भी शेयर करता हूं जिसकी वजह से आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद तीसरा मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें से एक क्वेश्चन 20 नंबर का लाजमी आता है, वो है जी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट।
वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर हम सीख रहे होंगे रिसीवेबल को कैसे मैनेज किया जाता है, रिसीवेबल मैनेजमेंट क्या होती है, ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, कैश साइकिल क्या होता है, पेबल मैनेजमेंट कैसे होती है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होती है, ठीक है, कैश मैनेजमेंट क्या होती है। तो 3-4 चीजें जो हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हम सीखेंगे। इन अदर वर्ड्स दिस इज अबाउट द लिक्विडिटी मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। देन जी नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास सेक्शन डी, जिसमें से एक लाजमी क्वेश्चन 20 नंबर का सीआर का आता है और वो है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, कि इन्वेस्टमेंट को कैसे एवेलुएट किया जाता है, कैसे सिलेक्ट किया जाता है। जी 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 अप्रेजल से क्या मुराद है कि डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स में से आपने डिसाइड करना है कि कौन सी इन्वेस्टमेंट आप चूज करेंगे या कर सकते हैं। मेन सेक्शन है, जैसे मैंने आपको बताया कि 20 नंबर का आपको क्वेश्चन सेक्शन डी में से आना है। देन नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा है जी बिजनेस फाइनेंस का। बिजनेस फाइनेंस का सेक्शन हमें बताएगा कि भाई आपको पैसा चाहिए, आप इक्विटी से कैसे पैसा रेज कर सकते हैं, आप डेट से पैसा कैसे रेज कर सकते हैं, वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जिससे आप अपने बिजनेस के लिए फाइनेंस रेज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। इसके अंदर कैलकुलेशंस भी आएंगी, डिस्कशंस भी आएंगी। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल प्योरली नंबर बेस्ड है, लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन भी आएगी। आपने जो कैलकुलेशन परफॉर्म की होगी उसको डिस्कस भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट है जी सेक्शन बिजनेस वैल्यूएशंस का। बिजनेस वैल्यूएशन का जो सेक्शन है ये आपको पढ़ाता है, ये आपको सिखाता है कि अगर कोई बिजनेस है बिक रहा है, उसकी मार्केट वैल्यू कैसे डिटरमिन करनी है, उसकी वैल्यूएशन कैसे डिटरमिन करनी है, कि उसकी वर्थ कितनी होगी, कितनी वर्थ होनी चाहिए। या आप अपने शेयर्स को मार्केट में लॉन्च करने लगे हैं, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, किस प्राइस पे लॉन्च करना चाहिए। या आप अगर किसी कंपनी को एक्वायर करने लगे हैं, टेकअप करने लगे हैं, खरीदने लगे हैं, तो किस वैल्यू पे आप उसको खरीदेंगे। ये कहां पे हम सीखते हैं, बिजनेस वैल्यूएशंस के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो सेक्शन है जी वो है रिस्क मैनेजमेंट का। बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके अंदर आपको एमटीक्यूज के अंदर, मल्टीपल टास्क क्वेश्चन के अंदर, सॉरी ओटी केस का जो आपका क्वेश्चन होता है ना, उसके अंदर ये एरिया पूछा जाता है रिस्क मैनेजमेंट का। अब रिस्क मैनेजमेंट का एरिया दो चीजों को कवर करता है। एक तो करेंसी रिस्क मैनेजमेंट को, कि अगर आप फॉरेन करेंसी में डीलिंग करते हैं, ड्यू टू द एप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी और डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी क्या रिस्क हो सकता है बिजनेस के लिए, वो हम कहां पे सीखेंगे, इस एरिया में। इसके साथ साथ हम बात करेंगे इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट की, कि अगर कल को इंटरेस्ट रेट ऊपर चले जाता है तो उसकी वजह से आपको क्या फर्क पड़ेगा, उस रिस्क को कैसे आप हेज कर सकते हैं, कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। तो वो हम यहां पे रिस्क मैनेजमेंट को पढ़ेंगे भी, सीखेंगे भी और अप्लाई भी करेंगे। देन स्टूडेंट्स हमारे पास इंप्लॉयबिलिटी एंड टेक स्किल्स हैं। ये अलग से सेक्शन नहीं है, ये सिर्फ हम ये पढ़े होते हैं, जैसे पीएम के पेपर में भी हमने पढ़ा था कि टेक स्किल्स कौन कौन से स्किल्स आपको आने चाहिए अगर आप फाइनेंस के स्टूडेंट हैं। तो ये इसमें हमने को पढ़ाई नहीं करनी, ये सिर्फ उसने आपको जॉब हंटिंग के लिए आपको वो स्किल सिखाने की कोशिश कर रहा है कि आपको जॉब आराम से मिल जाए जब आप इसको सीख लें। अब हम थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन की बात करें, तो इसके अंदर सब टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू ऑलरेडी दे दिया है कि इसके अंदर हमने क्या सीखना है, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है, फाइनेंस क्या होता है। उसके बाद हमने बात करनी है फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, उनका इंटरेस्ट क्या होता है। आपने मेंडलोस मैपिंग मॉडल पढ़ा होगा, ठीक है जी, स्टेक होल्डर्स मैपिंग मॉडल पढ़ा हुआ है। इंटरनल स्टेक होल्डर्स कौन से होते हैं, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स कौन से होते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस किनको बोलते हैं। प्योरली थ्योरेटिकल है, नो कैलकुलेशन इन्वॉल्व। सेकंड सेक्शन जो है मार्केट के बारे में है, इन्वायरमेंट के बारे में है। जैसे हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स का एरिया पढ़ेंगे, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे जी फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती हैं, बैंक्स का क्या रोल होता है एज ए इंटरमीडियरी, बैंक कैसे आपको हेल्प आउट कर रहा होता है। फिर हम बात करेंगे कि जी मनी मार्केट्स क्या होती हैं, कैपिटल मार्केट्स क्या होती हैं, कौन कौन सी मनी मार्केट कहलाती हैं, कौन कौन सी
कैपिटल मार्केट कहलाती है, उनका फर्क क्या होता है, और अगर आपने शॉर्ट टर्म में पैसा रेज करना है तो आप कौन सी मार्केट में जाएंगे, लॉन्ग टर्म में पैसा रेज करना है या लॉन्ग टर्म में फंडिंग चाहिए तो किस मार्केट को आप टच करेंगे या किस मार्केट में आप ऑपरेट करेंगे। तो ये काम हम सीखेंगे किसके अंदर, सेक्शन बी के अंदर। अगेन थ्योरेटिकल है, नो कैलकुलेशंस इन्वॉल्व्ड। आफ्टर दैट वी हैव द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। जैसे मैंने आपको बताया था कि इन्वेंट्रीज को कैसे मैनेज करेंगे, रिसीवेबल पेबल कैश मैनेजमेंट कैसे करेंगे, और फिर देखेंगे कि वर्किंग कैपिटल की नीड शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में क्या होगी, कैसे हम अपने लिक्विडिटी को बेहतर कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल यहां पे एक तो हम बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल सीखेंगे, साथ साथ एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की बात करेंगे जिसके अंदर डिफरेंट एडजस्टमेंट सीखेंगे, इन्फ्लेशन को कैसे एडजस्ट करेंगे, इसी तरह हम इन टैक्सेशन को कैसे एडजस्ट करेंगे। देन अगर कोई रिस्क आ जाएगा, अनसर्टेनिटी आ जाएगी तो कैसे उसको मैनेज करेंगे, कैसे डील करेंगे। आफ्टर दैट कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कैसे करेंगे, और साथ साथ लीज वर्सेस बाइंग ऑप्शन को कैसे एवेलुएट करेंगे। तो ये जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल आप सीखेंगे ना, बहुत सारी और फाइनेंस की क्वालिफिकेशंस में ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा होता है, एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जो हम बात करते हैं। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम पहले बेसिक के ऊपर टाइम लगाएंगे और उसके बाद हम फिर आगे एडवांस टेक्निक्स को सीखते रहेंगे। बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस के अंदर हम बात करेंगे कि बिजनेस के लिए पैसा कहां से इकट्ठा कर सकते हैं, कौन कौन से सोर्सेज से इकट्ठा कर सकते हैं, और उसकी हमारी कॉस्ट क्या होगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक वर्ड हमने सीखा था, तो वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वैक की कैलकुलेशन क्या होती है, और उसका कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी क्या होती है, और स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस के लिए क्या सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हमारे लिए होते हैं। बिजनेस वैल्यूएशन में जैसे मैंने आपको बताया था कि कैसे बिजनेस को वैल्यू किया जाएगा, कौन से मॉडल्स यूज करेंगे, कौन सी टेक्निक्स हमें हेल्प करेंगी बिजनेस की ट्रू वर्थ कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, ताकि हम बिजनेस को एक्वायर कर सकें या बिजनेस के साथ कोई मर्ज कर सकें, या हम बिजनेस को एज अ इन्वेस्टमेंट के तौर पे। कई कंपनी ऐसे भी तो होती है ना कि जो एक्वायर करती हैं लेकिन सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रही होती हैं। आफ्टर दैट रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो रिस्क मैनेजमेंट में हम एक्सचेंज रेट रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क की बात करेंगे कि कैसे हम उसको हेज कर सकते हैं, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर कल को एडवर्स मूवमेंट हो जाती है। ये तो हो गया स्टूडेंट्स हमारा सारे का सारा सिलेबस जो हमने इंशाल्लाह ताला कवर करना है। 100% सिलेबस कंप्लीशन इज इंपॉर्टेंट। हमारा क्वेश्चन कुछ दो मेन एरियाज हैं, एक तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है और दूसरा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है। इसके बारे में लाजमी सवाल आपको सीआर में पूछता है, यानी कि 40 नंबर आपके वर्किंग कैपिटल और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से हैं। बाकी एमटीक्यूज में या आपके पूछते हैं एमसीक्यूज के अंदर, जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट का एरिया एमटीक्यूज में पूछ लेता है आपका, कई दफा वर्किंग कैपिटल का भी क्वेश्चन एमटीक्यूज में पूछ लेता है। तो अब हम आते हैं जी एग्जाम के फॉर्मेट के बारे में डिस्कस करते हैं कि एग्जाम का फॉर्मेट वही है जो आप पीएम में पढ़ के आए हैं या बाकी सब्जेक्ट्स में भी पढ़ते हैं। हमारे 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए है, सेक्शन बी है और सेक्शन सी है। सेक्शन ए में हमारे पास ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस होंगे जिसमें 4 ऑप्शंस होंगी, एक सिलेक्ट करनी होगी या नंबर एंट्री क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो 15 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो टोटल मार्क्स कितने यहां से आपको आ रहे हैं, 30 मार्क्स। सेक्शन बी में हमारे पास 3 ओटी क्वेश्चंस हैं, 3 मेन क्वेश्चंस होंगे, 10-10 नंबर का क्वेश्चन होगा और आपके जो है वो 3 केस स्टडी क्वेश्चंस होंगे जिसके अंदर यूजुअली 5 क्वेश्चंस होंगे हर सेक्शन के अंदर, यानी कि सेक्शन बी के अंदर हर एक केस स्टडी के अंदर ओटी के अंदर 5 क्वेश्चंस होंगे, 2 नंबर का एक होगा, तो 10-10 के 3 क्वेश्चंस होंगे, 30 मार्क्स यहां से आ रहे हैं। और सेक्शन सी जो है वो हमारा कितना होगा जी, सेक्शन सी के अंदर 40 नंबर हैं, 2 कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं, 20 मार्क्स ईच है, 40 मार्क्स यहां पे आ रहे हैं। तो टोटल हमारे पास जो ड्यूरेशन है एग्जाम का वो कितना है जी, टोटल ड्यूरेशन आपको पता है वही है जो 3 आवर्स का है, और साथ साथ आपको जो मार्क्स हैं वो कितने हैं जी, 100 मार्क्स हैं। यहाँ पे हर एरिया इक्वली इंपॉर्टेंट है, आप ये नहीं कह सकते कि इसके ऊपर मैं ज्यादा कंसंट्रेट करूं, इसके ऊपर मैं कम कंसंट्रेट करूं, चूंकि सेक्शन ए और सेक्शन बी आपके उन नॉन इंपॉर्टेंट एरियाज को भी फोकस कर रहा है जो कई दफा स्टूडेंट छोड़ के चले जाते हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है 100% सिलेबस कंप्लीशन एंड 100%
पेपर अटेम्प्ट। इस पेपर को पास करने का भी वही गुर्र है। बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं इस पेपर की पीएम के साथ। पीएम में भी टाइम मैनेजमेंट इज वन ऑफ द एरिया। पीएम का सिलेबस अगर हम बात करें ना, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का एरिया सिलेबस इससे थोड़ा सा लेंथी है। इसका एरिया इतना सिलेबस नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजों की बेस ऑलरेडी आपने पढ़ी हुई है। लेकिन यहां पे आपको ऑब्वियसली नई चीजें बहुत और भी सीखनी है, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि इसका सिलेबस थोड़ा सा कम है पीएम की निस्बत। ठीक है, टेक्निक्स अटेम्प्ट करने की, पढ़ने की तकरीबन सिमिलर है। आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपने सोचना है, कोई रूल्स नहीं है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, टैक्स का पेपर, ऑडिट का पेपर, ये तीन जो पेपर हैं ये रूल बेस्ड हैं, स्टैंडर्ड बेस्ड है। पीएम और एफएम में चैलेंज क्या होता है बच्चे के लिए? यही तो मेन चैलेंज होता है कि आपने खुद से लिखना है, बताना है, डिसीजन समझाना है कि यार ये डिसीजन मैं ले रहा हूं, ये क्यों ले रहा हूं। सब्जेक्टिविटी आ जाती है कई जगह पे। एक डेफिनेट आंसर किसी का भी नहीं बन रहा होता। एक ही क्लास में बैठ के एक स्टूडेंट किसी और तरीके से चीजों को इंटरप्रेट करता है, दूसरा किसी और तरीके से इंटरप्रेट करता है। तो लिहाजा आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि यहां पे देयर इज नो सेट पैटर्न ऑफ सॉल्विंग अ सिंगल क्वेश्चन। एक ही तरीके से बहुत सारे तरीकों से एक सिंगल क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, कहीं जगह पे जैसे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है, उसके लिए एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट सारों का सेम हो सकता है, उसको डील करने का तरीका भी सेम हो सकता है, लेकिन कई जगह पे आपको बड़ी वर्सेटैलिटी नजर आएगी, आपको डिफरेंसेस नजर आएंगे। ठीक है बच्चों, तो टेक्निक वही है, फिर आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। आपने किताब से ही आंसर कर दिया, सारे का सारा कॉपी पेस्ट कर दिया, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको एग्जामिनर डिस्करेज करता है। एग्जामिनर कहता है यार ये तो रट्टा मार के आ गया। आपने एज अ फाइनेंस मैनेजर अपना थिंकिंग का स्टाइल भी इनहांस करना है। पीएम के अंदर वो आपको एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बजट मैनेजर हैं, आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बंदे हैं, मैनेजमेंट अकाउंटेंट है। यहां पे आपको एक्सपेक्ट क्या कर रहा है? हमने शुरू में ही बात की कि यार आपका फाइनेंस मैनेजर के तौर पे बतौर क्या रोल होगा। रोल फाइनेंस मैनेजर का वही है जो हमारा पूरा सिलेबस बता रहा है यार, कि आपने भाई इन्वेस्टमेंट अप्रेजल भी करना है, आपने वर्किंग कैपिटल भी अच्छी करनी है, आपने बिजनेस के लिए पैसा भी इकट्ठा करना है, उसकी कॉस्ट को भी देखना है, रिस्क को भी मैनेज करना है। तो प्रैक्टिकली हमारा ये जो एरिया हम पढ़ने लगे हैं ये सारा अप्लाई हो रहा होता है। एंड दीज आर ऑल द रोल्स ऑफ द फाइनेंस मैनेजर विच ही प्लेस। बात समझ आती है? उसके बाद हम बात करते हैं जी पास रेट्स की, कि पास रेट्स क्या इसके ग्लोबली हैं। आप अगर इसका देखें तो इसका 50 के करीब पास रेट बन रहा है एवरेजली। 50% था मार्च 2025 के अंदर, जो इससे पिछली अटेम्प्ट जो गुजरी है जून से पिछली, मार्च में 50% था, 51%, 52% सितंबर 2024 में, और इस दफा भी एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि ये 52% से ऊपर जाएगी, चूंकि पेपर आसान आया और बड़ा डेफिनेट पेपर होता है। आपको पता है कि दो मेन क्वेश्चंस आने ही आने हैं, वर्किंग कैपिटल आ सकता है और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल आ सकता है, इसमें से तो लाजमी है। ठीक है बच्चों, 48% जून 2024 में था, लेकिन आप एवरेजली देखें तो तकरीबन 50% के करीब आपकी इसकी पासिंग परसेंटेज ग्लोबली बनती है। और एग्जामिनर ये कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि ये स्किल्स का आखिरी पेपर है, तो एग्जामिनर की कोशिश होती है कि इस पेपर F9 में बच्चे को पास कर दिया जाए ताकि उसका स्किल्स या उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए यूके के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये बनिस्बतन आपका पेपर आसान है अगर आप इसको कंपेयर करेंगे ऑडिट के साथ। ऑडिट का क्या परसेंटेज चल रहा है ये देखिएगा, 47, 44, 47, 44, 44, 44, ये तकरीबन इसी रेंज में आपको नजर आ रहा है। हाईएस्ट 47 आपको सितंबर में ही नजर आया। ठीक है, बाकी आपका कितना चल रहा है? 41, 42। हम कहते हैं ना पीएम का सबसे पहला परसेंटेज है, पीएम की परसेंटेज सबसे पहली नहीं है, एक और भी आपको परसेंटेज क्लोज टू द पीएम नजर आ रही होती है, वो है ऑडिट की। ठीक है, फिर अगर आप बात करें पीएम तो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है, लेकिन उसकी परसेंटेजेस तकरीबन इसी रेंज में फॉल कर रही होती हैं। तो कंपैरेटिवली
F9 के अंदर वो आपकी ब्रेक नहीं लगवाता अगर आपने तरीके से उसको कंप्लीट किया हुआ है, पढ़ा हुआ है और प्रैक्टिस की हुई है तो। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ही हमारे पास बात आ जाती है जी स्टडी मटेरियल की, कि कौन कौन सा स्टडी मटेरियल जो है वो हमें इस्तेमाल करना है। देखें, बुक जो है वो हम रिकमेंड कैपलन ही कर रहे हैं, लेकिन कैपलन के साथ साथ हम बीपीबी को भी टच कर रहे होंगे कुछ एरियाज के ऊपर, और मैंने जो नोट्स भी डेवलप किए हैं उस वो बीपीबी को सामने रखते हुए, स्टडी अप को सामने रखते हुए, कैपलन को सामने रखते हुए ही डिजाइन किए हुए हैं। तो हमारी जो टेक्स्ट बुक है वो तो कैपलन ही होगी। सेकंड नंबर पे जो बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है जिसके ऊपर हमारी बड़ी ज्यादा बात भी होनी है और डिस्कशन में भी चीजें आनी है, वो है स्टडी अप की। इस स्टडी अप को अब हम नहीं छोड़ सकते। लेवल हमारा अब ये हमसे डिमांड करता है कि भाई you have to deal with all the questions, MCQs, whatever the material which is available on the study app, you have to you have to study from that also. ठीक है। तीसरे नंबर पे किट है। किट हम दोनों ही कोशिश कर रहे होते हैं, कुछ क्वेश्चन कैपलन से कर रहे होंगे, कुछ क्वेश्चंस बीपीबी से कर रहे होंगे। बीपीबी का काम, बीपीबी में अच्छी बात यह है कि उसने कुछ ओल्ड पास पेपर्स के क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं जो कैपलन में मौजूद नहीं है। तो हमने साइड बाय साइड दोनों किटों को लेके चलना है, जो हमारी प्रैक्टिस रही है आज से पहले भी। उसके बाद नेक्स्ट आपको लेक्चर नोट्स मिलेंगे और साथ माइंड मैप्स दूंगा इंशाल्लाह ताला हर टॉपिक को रिवाइज करने के लिए। तो ये सारे काम करके अगर हम इसके साथ साथ पास पेपर्स को भी करेंगे इंशाल्लाह ताला, पास पेपर का मैंने अलग से एक टाइम पीरियड एलोकेट किया हुआ है, उसके अंदर हम लेटेस्ट पास पेपर्स को डिस्कस करेंगे कि इस वक्त क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या एग्जामिनर पूछ रहा है, तो वो भी इंशाल्लाह ताला हम उसको कंप्लीट करेंगे। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं कि हमारा जो कोर्स प्लान है वो क्या होगा जी एफएम के हवाले से। तो ये कोर्स प्लान मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर भी कर लेता हूँ और इसको डिस्कस भी इंशाल्लाह हम कर लेंगे। यहाँ पे एक मिनट मुझे दीजिएगा, आपको ये स्क्रीन मेरी नज़र नहीं आ रही लगता है, तो जी। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं जी कि हमारा जो स्टडी प्लान है या लेक्चर प्लान है वो कैसे चलेगा। ये जो लेक्चर प्लान है, एक तरफ आपको डेट वाइज चीजें नजर आ रही हैं, डेट भी है, डे भी है, और साथ आपको टॉपिक्स या सेक्शंस नजर आ रहे होंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसको जो है वो फॉलो करते रहें। यहां पे अगर आप देखें तो 15 को आज हमारा एक इंट्रोडक्शन सेशन जो चल रहा है, 16 को कल की डेट में हमने बात करनी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या फंक्शन होता है। सो मैंने इसके लिए 2 दिन जो है वो मुख्तस किए हैं, और ये अगर आप स्टडी अप पे देखेंगे, साथ साथ मैंने स्टडी अप का भी रेफरेंस दिया हुआ है आपको कि स्टडी अप के ऊपर ये जो सेक्शन, ये जो एरिया है, आप इसके लिए चैप्टर 1 को स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद 18 से लेके 18 ऑफ सितंबर से हमने ऑनवर्ड लेके चलने हैं अप टू द 26 ऑफ सितंबर या उससे ऊपर भी। हमारा पहले तो बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, जिसमें हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं कि एनुटी क्या होती है, परपेचुटी क्या होती है, डिलेड एनुटी, डिलेड परपेचुटी, फिर उसके बाद पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, वो सारी बातें जो हमने पहले सीखी हुई हैं एमए के पेपर के अंदर, उसको हम रिपीट करेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा और प्रैक्टिस में लेकर आएंगे चीज़ों को और डिस्कशन में लेकर आएंगे। तो ये स्टडी अप के ऊपर इसका जो रेफरेंस दिया हुआ है बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का, वो चैप्टर नंबर 3 आपका बनता है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 4, अच्छा बेसिक में भी 2-4 चीजें उसने स्टडी अप में ना ज्यादा चैप्टर्स बनाए हुए हैं, तो बेसिक को मैंने यहाँ पे इससे रिलेटेड हमारे 2 चैप्टर्स बनते हैं, चैप्टर 3 और चैप्टर नंबर 4, ये बेसिक को कवर कर रहे हैं स्टडी अप में। एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का जो सेक्शन है, चूंकि आपने ये बेसिक पढ़ लिया तो अब आप एडवांस के ऊपर आ जाएंगे, और ये चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 आपका बन रहा है
स्टडी अप के ऊपर। यहां पे हम एडवांस से शुरू हो जाएंगे। अब आप देख लें कि इसके लिए हमारे पास कितने लेक्चर्स मौजूद हैं। तो ये चलेगा अप टू द 3rd of October, अप टू द फ्राइडे 3rd of October। सिर्फ और सिर्फ हम बात किस पे कर रहे होंगे, एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की। और इस चीज का ख्याल आपने ये भी रखना है कि चूंकि लेवल हायर है और दूसरा ये कि प्रैक्टिस भी हमने करनी है, डिस्कशन भी करनी है, तो इसलिए मैंने इसके लिए टाइम जरा ज्यादा रखा हुआ है। चैप्टर 5 एंड चैप्टर नंबर 6। फिर हम आ जाएंगे जी किसके ऊपर, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के ऊपर, कि बिजनेस के लिए सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कौन कौन सा होता है। थ्योरी का चैप्टर है 8 और 9 आपको नजर आ रहा होगा। ये 4 दिन मैंने इसके लिए रखे हैं, ज्यादा रखे हैं, वैसे इतनी जरूरत नहीं होती, लेकिन मैंने एक दिन ज्यादा हर टॉपिक में रखा हुआ है ताकि अगर कोई प्लस माइनस होता है तो हम उसके अंदर कैचअप कर लें। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर नंबर बनता है जी आपका 8 एंड 9। आफ्टर दैट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पढ़ लिया तो वैक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया। एमटीक्यूज में ये बहुत दफा पूछते हैं आपसे वैक के बारे में, जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट के बारे में मैंने बताया था, यहां पे भी पूरा क्वेश्चन आपका वैक का आता है। तो इसके लिए मैंने 4 लेक्चर रखे हैं। चैप्टर नंबर 10, 11, 12 ये आपका बनता है स्टडी अप के ऊपर। आफ्टर दैट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का सेक्शन है, इसके लिए मैंने आपके पास रखे हैं जी पूरा 6 दिन रखे हैं। अब ये 6 दिन में एक और दिन भी ऐड हो सकता है, जरूरी नहीं कि 6 दिन है, 6 दिन से प्लस माइनस हो सकता है, एक दिन ऊपर एक दिन कम। आफ्टर दैट हमारे पास रेशो एनालिसिस है कि रेशोज कौन सी कैलकुलेट होती हैं, फाइनेंशियल रेशोज, लिक्विडिटी रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज, उसकी इंटरप्रिटेशन। वो रेशोज हम इसलिए सीख रहे हैं कि कल को हमारे लिए बिजनेस वैल्यूएशन में उन रेशोज का इस्तेमाल करना हमें आ जाए। जैसे ईपीएस रेशो है, पी रेशो होती है, ये वैल्यूएशंस में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। तो लिहाजा इसके बाद हमारा सेक्शन आ गया जी बिजनेस वैल्यूएशंस का। ये बाय द वे आप देखें तो चैप्टर 16 के बाद हम डायरेक्टली किस पे जा रहे हैं, 19 के ऊपर जा रहे हैं। ये चूंकि स्टडी अप पे चीजें हमारे उस ऑर्डर में नहीं दी जिस ऑर्डर में हम पढ़ते हैं या पढ़ना चाहिए। उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इन्वायरमेंट, बिजनेस वैल्यूएशन सीख ली, इन्वायरमेंट को सीखेंगे, मार्केट्स क्या होती हैं, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, वो जो मार्केट इन्वायरमेंट है चैप्टर नंबर 2 आपका बनता है। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट पे हम बात करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट का एरिया हमारा चलेगा अप टू द 11th of November। उसके बाद मैंने 3 दिन रखे हैं आपके लेटेस्ट पास पेपर्स की डिस्कशन के लिए। ठीक है, ये हमारा सिलेबस तो तकरीबन कंप्लीट हो रहा है 11 तारीख को, 11 को एंड हो जाना है। उसके बाद आप इसको समझ सकते हैं कि यार ये किसके लिए, ये आपकी रिवीजन के लिए। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई जी। तो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है 11 को, और फाइनली मैं जो आपको फ्री करूंगा वो 14 को इंशाल्लाह ताला मैं फ्री कर दूंगा। 14 के बाद अब आपकी एक्टिविटीज क्या होनी है, वो आपकी होनी है जी मॉक की डिस्कशन है। मॉक की जो डेट है वो हम दे रहे हैं 23rd को एंड 25th ऑफ 25th। ये जो 20 के बाद ही आपका मॉक होगा, ये सितंबर गलती से लिखा हुआ है, ये है वैसे नवंबर का मॉक वगैरह जो है। और साथ साथ आपको पता है कि स्टूडेंट्स आप लोगों के टेस्ट चलते रहेंगे। हर सैटरडे को हमने टेस्ट डे डिसाइड किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट। जैसे टेस्ट 1 है आपका 20 को आ जाएगा, टेस्ट 2, ये डेट्स वगैरह आपके सामने लिखी हुई हैं। ये टेस्ट आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं और फिजिकली भी दे सकते हैं। अब ऑनलाइन टेस्टिंग में मैं क्या करता हूं, जरा थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं कि चूंकि हमारा काम सीआर के ऊपर, हमने एक्सेल पे भी काम करना है, वर्ड पे भी काम करना है, तो कोशिश यही होगी मेरी कि आप उसी पैटर्न पे चलें जिस पैटर्न पे आपने पीएम को पढ़ा था। हम एक्सेल पे ही काम कर रहे होंगे और वर्ड पे डिस्क्राइब कर रहे होंगे, वर्ड पे चीजों को एक्सप्लेन कर रहे होंगे। साथ साथ एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज तो साथ साथ इंशाल्लाह ताला टच होते रहेंगे। तो थोड़ा सा टाइम हमने ज्यादा दिया है, टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दी है क्लास की, ताकि आप बेहतर से बेहतर इसकी तैयारी कर सकें। तो इंशाल्लाह टारगेट यही है कि आप 14-15 तक फ्री हो जाएं और बाकी जो 15 दिन है वो आप इंशाल्लाह ताला इसको इस्तेमाल कर लें अपनी तैयारी के लिए। आपको जो एग्जाम डेट है वो आ रही है जी, एफएम की जो एग्जाम है वो है 5th of December को। आपका आखिरी दिन, बेसिकली वीक का जो आखिरी दिन होता है ना, उस पे आपका पेपर होता है एफएम का। अब इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप लोग टैक्स का पेपर भी पढ़ रहे हैं, आप में से आप दोनों पढ़ रहे हैं टैक्स का पेपर भी। तो टैक्स का पेपर आपका 2nd of December को है।
तो आपके पास 2 दिन होंगे तैयारी के लिए। किस पेपर के लिए? एफएम के लिए। अब यहां पे अब आपको स्केड्यूल फॉलो करना पड़ेगा। अब आप अपनी मर्जी से स्केड्यूल को नहीं बना सकते। आप देखेंगे कि यार अगर फॉर एग्जांपल आपका रिपोर्टिंग का पेपर होता, एफएम के साथ एफआर होता, तो आप एक दिन पहले पेपर दे रहे हैं एफआर का, अगले दिन पेपर दे रहे हैं एफएम का। ठीक है, तो चैलेंजिंग होता है। आपके पास उतना टाइम अवेलेबल नहीं होता पढ़ने के लिए जितना बाकी दिनों में आपके पास पूरा दिन अगर अवेलेबल हो तो इसका मतलब है कि आप अच्छे तरीके से कंफर्टेबली आप इन पेपर्स को कंसंट्रेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं जी, जल्दी से बात करते हैं टिप्स और टेक्निक्स की कि हमें इस पेपर को पास करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। पहले नंबर पे तो हमें सिलेबस को पूरा कंप्लीट करने की जरूरत है। 100% सिलेबस कंप्लीशन इज इंपॉर्टेंट। कहीं से भी सवाल आ सकते हैं। दूसरे नंबर पे इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट है। टाइम मैनेजमेंट का वही इशू है जो पीएम में और बाकी पेपर्स में आपको फेस करना पड़ता है। वो भी टाइम मैनेजमेंट का इशू यहाँ पे भी आएगा। लेंथी पेपर होता है, 3 सेक्शंस अटेम्प्ट करने हैं, 3 घंटे हैं, तो एक नंबर के एक सवाल के लिए 1.8 मिनट्स हैं आपके पास, 1.8 मिनट है। तो आप उसी के मुताबिक अपने कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके पास कितना टाइम अवेलेबल होगा। उसके बाद डोंट गेट इनटू द स्ट्रेस और पैनिक। चीजों को तरीके से लेके चलें। इवन दो कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं, मैं बच्चों से यही कहता हूं कि यार सेक्शन सी को कोशिश करें कि परफेक्ट आंसर करने की कोशिश करें जितना कर सकते हैं। सेक्शन ए और सेक्शन बी पे तो आपने काफी प्रैक्टिस की हुई है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, ओटी केसेस को कैसे हैंडल करना है, आपने प्रैक्टिस काफी की होती है। मसला आता है टाइम मैनेजमेंट में, जहां पे सीआर के अंदर आपने एक्सेल और वर्ड पे परफॉर्म करना होता है। लेकिन पीएम के बाद बच्चे की इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि वो उस एक्सेल और वर्ड के इशू को हैंडल कर सकता है। आफ्टर दैट फॉलो द राइट ऑर्डर। देखें, तैयारी करने का एक तरीका है। यहां पे अगर हम बात करें ना स्टडी हब की, स्टडी हब बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बहुत अच्छा मटेरियल दिया हुआ है, क्वेश्चन बहुत अच्छे बनाए हुए हैं, सारा कुछ ठीक है। लेकिन मैंने आपको अभी अपना जो ऑर्डर दिखाया है सिलेबस कंप्लीट करने का, तो हम कोशिश ऐसे कर रहे होते हैं कि जो बच्चे को तैयारी करवाई जाए वो प्रॉपर एक ऑर्डर में तैयारी करवाई जाए, कि उसको एक बेसिक लेवल से स्टार्ट करके एडवांस लेवल पे लेके जाया जाए। तो आपने भी जब तैयारी करनी है तो एक राइट ऑर्डर में तैयारी करनी है। ये नहीं कि मैं पहले ये कर लूं फिर मैं बाद में ये करूंगा। उससे होगा ये कि कई चीजें आपको शायद समझ उतनी अच्छी ना आए अगर आप ऑर्डर को फॉलो नहीं करते। और बाय द वे ये टीचर टू टीचर वेरी भी करेगा। कुछ टीचर जो हैं वो वर्किंग कैपिटल को पहले स्टार्ट कर देते हैं, कुछ टीचर जो हैं वो थ्योरी को पहले लेके चलते हैं। तो मेरा ये होता है कि मैं पहले थोड़ी सी थ्योरी आपको बताता हूं, फिर मैं नंबर्स पे ले जाता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स। आफ्टर दैट 5th इज डोंट लीव एनी क्वेश्चंस अनआंसर्ड। अगर हम सीआर का कोई क्वेश्चन, इवन दो कि हम ओटीज में और केस स्टडी क्वेश्चन जो है उसमें कुछ छोड़ के आते हैं, तो ये अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता एग्जामिनर के लिए। और खास तौर पे मैं ये कहता हूं कि आपकी डेथ है अगर खुदा ना खास्ता आप सीआर का कोई क्वेश्चन छोड़ के आते हैं। कोशिश यही करनी है कि सीआर का हर पार्ट, हर क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करके आए। और ये डिपेंड करेगा आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, ये डिपेंड करेगा आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, ये आपकी डिपेंड करेगा कि आपने कितना ज्यादा पढ़ा हुआ है। ठीक है। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स द 5th इंपॉर्टेंट टिप इज प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ये जो आपको पता ही है। डोंट ओनली फोकस ऑन नंबर्स क्रंचिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि जी ये न्यूमेरिकल पेपर है, एफएम का पेपर है ही न्यूमेरिकल। एफएम का मेजर पोर्शन न्यूमेरिकल है। आप ये कह सकते हैं कि 70% नंबर्स हैं और 30% थ्योरेटिकल है। आप कोई भी क्वेश्चन उठाएंगे ना सीआर का, आप ये जरूर देखेंगे कि तकरीबन 12 नंबर का क्वेश्चन थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल होगा और 8 नंबर थ्योरी के होंगे। कई दफा वो परसेंटेज को चेंज कर रहा होता है, 50% थ्योरी 50% नंबर्स। मेरे मुताबिक मैं ये कहता हूं कि यार 60-40 की रेशो डिसाइड करता हूं। 60% नंबर्स हैं और 40% थ्योरी है इस पेपर के अंदर जो वो टेस्ट करता है। 8वीं बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है जो कि हम स्किल्स लेवल के पेपर्स में और प्रोफेशनल लेवल के पेपर्स में अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो एग्जामिनर को पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, एग्जामिनर्स के कमेंट्स को, उसके इंटरव्यूज़ को पढ़ना ज़रूरी है, एग्जामिनर्स के आर्टिकल्स को पढ़ना ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जामिनर
क्या टेस्ट करता है या क्या कर सकता है, उसकी साइकी को समझना है। वो जो माजी में जो लेटेस्ट पेपर्स आ रहे हैं ना आपके, उसको पढ़ना पड़ेगा कि यार क्या टेस्ट किया उसने, किस तरीके से टेस्ट किया। ठीक है बच्चों, तो एग्जामिनर को समझना, उसकी टेक्निक को समझना, ये बेसिकली पेपर स्किल्स का और प्रोफेशन के, मैं बच्चों को ये कहता हूं ये टेक्निक्स हैं। इसमें हर बच्चा पढ़ के गया होता है, लेकिन किसी को टेक्निक अगर नहीं आती एग्जामिनर की कि कैसे उसको हैंडल करना है, जैसे हम देखें ना अपने पेरेंट्स को हैंडल करने का भी एक तरीका होता है। कई बच्चे जो हैं वो मिस हैंडल कर जाते हैं, कई पेरेंट बच्चों को मिस हैंडल कर जाते हैं, तो हर बच्चे की भी साइकी डिफरेंट होती है। यहां पे एग्जामिनर की साइकी को अंडरस्टैंड करना है, उसकी टेक्निक को समझना है। आफ्टर दैट लर्न टू अप्लाई द नॉलेज। देखें ये पेपर एप्लीकेशन बेस्ड पेपर है, यहां पे बुकिश नॉलेज हेल्प नहीं करेगा, रट्टा हेल्प नहीं करेगा। आपने फाइनेंस मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना जो है, आप जब लिखेंगे तो आपकी सोच का अंदाज पता चल जाता है एग्जामिनर को, आप कैसे सोचते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि आप अभी प्रैक्टिस में एज अ फाइनेंस मैनेजर काम नहीं कर रहे, लेकिन आपने किताबों से पढ़ के इतना फाइनेंस सीख लिया है कि अब आप उसको अप्लाई कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में, चाहे वो स्मॉल बिजनेस हो या मीडियम या लार्ज कंपनीज हो। ठीक है बच्चों, 10वीं जो इंपॉर्टेंट टिप है वो ये है कि कहीं पे भी अगर आप फंसते हैं तो अपने जो ट्यूटर्स हैं, अपने टीचर्स हैं, उनसे डिस्कशन करनी है। ये सिर्फ पेपर सुनने से नहीं आएगा, ये डिस्कशन से आएगा। आप जितना मेरे से कम्युनिकेट करेंगे, डिस्कस करेंगे, आर्गू करेंगे, उतना ही नॉलेज आपका बढ़ेगा भी। और अगर आप कहीं पे फंस गए हैं तो प्लीज इधर उधर जाने की बजाय अपने रेलेवेंट टीचर से उसके बारे में पूछें, उससे डिस्कस करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास जो है 10वीं इंपॉर्टेंट टिप जो है वो हमने डिस्कस कर ली। 11वें नंबर पे आर्टिकल्स को मैंने अलग से लिखा है। आर्टिकल्स सारे पढ़ना जरूरी हैं, खास तौर पे जो लेटेस्ट आर्टिकल्स हैं पिछले 1 साल में जो भी आए हैं आर्टिकल्स आपके स्टडी हब पे अवेलेबल हैं। आपको कोई टॉपिक अगर समझ नहीं आता तो आप प्लीज आर्टिकल्स को रेफर जरूर करें। ठीक है स्टूडेंट्स, नो फोकस ऑन द रट्टा, फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को जितना पॉलिश कर सकते हैं, देखें आगे चल के इंशाल्लाह ताला अगर आपका मूड बनता है कि यार मैंने फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन करनी है, मैंने ACCA के बाद CFA करना है, ठीक है, तो आपको ये पेपर बहुत ज्यादा हेल्प आउट कर रहा होगा CFA के अंदर। इसका जो एडवांस वर्जन है ना, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो आप ऑप्शनल में वही सिलेक्ट करेंगे अगर आपने बैंकिंग की साइड पे जाना है, किसी इंश्योरेंस कंपनी में काम करना है या कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने के लिए आपको ये पेपर बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा। तो कॉन्सेप्ट को बिल्टअप करें, रट्टा मार के ये पेपर पास कभी भी नहीं होगा। ठीक है जी, सो लास्ट में हम इसको कंक्लूड करते हैं। एग्जाम टेक्निक कवर्स मेनी एरियाज इंक्लूडिंग हाउ टू रिव्यू एंड अंडरस्टैंड द सिनेरियो। सिनेरियो एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप सिनेरियो को, खास तौर पे ये CR के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं कि 1.5 पेज लॉन्ग आपको एक सिनेरियो दिया जाएगा जिसको आपने समझना है, अंडरस्टैंड करना है और अपने नॉलेज को अप्लाई करना है। साथ साथ रिक्वायरमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ना है। स्ट्रक्चर आपका प्रॉपर होना चाहिए जब आप क्वेश्चन को आंसर कर रहे हो। और यहाँ पे वही एक प्रॉब्लम आता है कि पहला पार्ट का जो आंसर होगा वो दूसरे पार्ट में डिस्क्राइब हो रहा होगा, एक्सप्लेन हो रहा होगा। बी पार्ट का रिलेशनशिप C के साथ भी बन रहा होगा, यानी कि A पार्ट, B पार्ट, C पार्ट, D पार्ट, 3-4 पार्ट आपस में इंटर रिलेटेड होंगे। तो आपने बिग कॉन्टेक्स्ट में इसको कवर करने की कोशिश करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा हो गया जी इंट्रोडक्शन सेशन यहाँ पे कंप्लीट। अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है इस पेपर को लेके तो प्लीज आस्क मी। कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछें जी। सर क्योंकि ये PM के साथ थोड़ा बहुत लिंक है, तो क्या PM का पास होना जरूरी है इसकी? देखें PM का पास होना जरूरी नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता आपका रह गया है या आप अभी पढ़ भी रहे हैं, लेकिन आपको ये होता है कि अप्रोच तकरीबन सेम है, तो आपको काफी ज्यादा हेल्प आउट हो जाता है। वो कॉस्टिंग का प्रोस्पेक्टिव है, ये फाइनेंस का प्रोस्पेक्टिव है। कॉस्टिंग थोड़ी सी रिलेट कर रही है यहाँ पे अगर आप साथ साथ पढ़ रहे हैं इसको, लेकिन ये वैसे बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन होता है कि PM और FM को साथ इकट्ठा लोग पढ़ रहे हो, इसलिए कि इन दोनों के बारे में ना
हमारे स्टूडेंट्स के जहनों पे खौफ है कि यार पीएम और एफएम का पेपर बड़ा मुश्किल है पास करना मुश्किल नहीं है। रीजन ये होता है स्टूडेंट की साइकी है कि यार रूल्स के ऊपर बड़े वो कंफर्टेबल होते हैं। आपको डेबिट क्रेडिट जब आप पढ़ते हैं, अप्लाई करते हैं, तो आप बड़े कंफर्टेबल होते हैं यार कि ये चीज डेबिट है, ये क्रेडिट है। आपको खुद से सोचने की जरूरत नहीं है, आपको तो अकाउंटिंग बॉडी ने रूल दे दिए कि यार ये रूल्स हैं, इसके लॉ है, इस लॉ को फॉलो करो, तो ऐसे कर लो चीजों को। यहाँ पे रूल्स कोई नहीं है। यहाँ पे आपने डिफरेंट फॉर्मेट में आंसर देना है, यहाँ पे आपने खुद से सोच के आंसर करना है। तो आप कैसे चीजों को किस एंगल से सोचते हैं, किस एंगल से इंटरप्रेट करते हैं, ये चैलेंज है पीएम में और एफएम में, जो सेम चैलेंज है। और बाय द वे आने वाले हर प्रोफेशनल पेपर में ये चैलेंज आएगा आपको। जैसे आप ऑडिट का पेपर पढ़ेंगे, एडवांस ऑडिट पढ़ेंगे, तो वहां पे वो आपको कहता है पार्टनर लेवल की, आप क्या पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सोचेंगे या क्या डिसीजन लेंगे। आप स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडरशिप का पेपर पढ़ते हैं, वहां पे एज अ सीईओ, एज अ सीएफओ आपकी क्या सोच का अंदाज होगा, ठीक है। और वहां पे आपने रट्टा मार के तो किसी को जवाब नहीं देना, आपने तो अपने नॉलेज को, एक्सपर्टीज को, अपने एक्सपीरियंस को यूज करते हुए आंसर करना है, ठीक है बच्चा। तो लिहाजा सिमिलैरिटीज बहुत सारी हैं, कॉन्सेप्ट फर्क हैं, अप्रोच सेम है अटेम्प्ट करने की और पढ़ने की तकरीबन। जी, और कोई सवाल माफिया बच्चे, आपका कोई सवाल इस पेपर के हवाले से? जी खुजैमा, कोई क्वेश्चन है जी आपका पीएम एफएम के हवाले से? कोई सवाल नहीं है जी। तो कल इंशाल्लाह ताला, चूंकि आज फर्स्ट क्लास है, इंट्रोडक्शन थी कि जी सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट की डायनेमिक्स क्या है, क्या हमने पढ़ना है, क्या सीखना है, और हमारा क्या स्केड्यूल होगा क्लासेस का। एक चीज मैं ऐड कर दूं कि कुछ थोड़े से दिन शायद मैं ऑफ करूं अक्टूबर के एंड के ऊपर, ठीक है, ड्यू टू सम ऑफ माय पर्सनल एग्जाम्स, ठीक है। तो लिहाजा कुछ डेज ऑफ हो सकते हैं, लेकिन उसके बारे में आपने परेशान नहीं होना। आपका सिलेबस जो है, चूंकि अब हमारी क्लास 1.5 घंटे की है इंशाल्लाह, तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि कवर अप कर लें जो चीज़ों का, जो दिन अगर हमारे कुछ छूटते हैं जिसमें हमारी क्लासेस नहीं होती। तो इस चीज़ का मैंने कहा मैं आपको पहले ही बता दूं ताकि आपके जहन में हो कि जो लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर है 23 से लेके 29 तक, उसमें थोड़ा सा मेरा बिजी पीरियड होगा, मैं ऑफ ले सकता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि कम से कम ऑफ लूँ, ठीक है। तो मैं आपको उसमें 20 के बाद इंशाल्लाह ताला 20 तारीख को, 20 अक्टूबर को इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से दिन पे मैं ऑफ हो सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे क्लास में कल भी पूछ सकते हैं, और जब इंशाल्लाह को हम स्टार्ट करेंगे फॉर्मली तो चीज़ें डिस्कशन में आती रहेंगी। आप कोशिश करें कि जो है स्टडी मटेरियल वगैरह अगर आप अरेंज करना चाहते हैं तो अरेंज कर लें। सिलेबस हमारा चेंज मेजरली नहीं हुआ, हमने सितंबर 2025 ऑनवर्ड वाला सिलेबस पढ़ना है। किताबें अभी आपकी लेटेस्ट अवेलेबल नहीं है बुक शॉप में भी, और अभी तक पहुंची भी नहीं है पाकिस्तान में। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि सितंबर एंड पे या अक्टूबर के स्टार्ट में किताबें आ जाएंगी, अवेलेबल हो जाएंगी। तो तब तक आप स्टडी हब भी यूज कर सकते हैं, और जो पुरानी किताब है ना 2025 की, अप टू द जून या अप टू द सितंबर जो वैलिड है, वो आप यूज कर सकते हैं। इसलिए कि कोई भी फाइनेंस के पेपर में और पीएम के पेपर में कोई चेंज मेजर नहीं आता, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि 1% सिर्फ चेंज होगा, तो होगा क्या कि नाम चेंज कर देगा या टॉपिक की अलाइनमेंट चेंज कर देगा कि पहले ये टॉपिक सेक्शन ए में था, अब उसको उठा के सेक्शन डी में डाल दिया, बस ये चेंज आता है, और कोई मेजर चेंज नहीं आता। तो आप कोशिश मटेरियल जो सॉफ्ट फॉर्म में है, इसका बीपीबी का भी और कैप्लन का भी, चूंकि हमने किटें दोनों साइड बाय साइड लेके चलनी है, बीपीबी की भी किट लेके चलनी है और कैप्लन की। वैसे मेरा ज्यादा एम्फेसिस बीपीबी पे होता है इस पेपर के हवाले से, चूंकि बीपीबी ने जो इंटरप्रिटेशन की होती है ना, या बीपीबी के जो एग्जामिनर के जो मॉडल आंसर्स हैं वो क्लोज टू द एग्जामिनर, क्लोज टू द एसीसीए बनते हैं। तो मैं रिकमेंड यही करता हूं कि यार आप जो सीआर एरिया है ना, सीआर वाला, वो फोकस करेंगे बीपीबी से। एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन जो है, केस स्टडी क्वेश्चन जो है, वो दोनों से करेंगे, कैप्लन से भी करेंगे और बीपीबी से भी करेंगे।
और अगर आपने लेटेस्ट पेपर्स को देखना है तो वो लेटेस्ट पेपर्स आपको कैप्लन से मिल रहे होंगे, यानी कि जो लेटेस्ट उन्होंने डाले हुए हैं, लेकिन उनके जो मॉडल आंसर्स हैं उसमें थोड़ी बहुत गलतियां भी हैं, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। कैप्लन वालों ने बीपीवी गलती से थोड़ी सी पाक है, लेकिन हम उसकी कई चीज़ों पे कहते हैं कि यार आपने किताब से यहाँ से बीपीवी से ये चीज़ पढ़ के आनी है। और स्टडी अप वालों ने भी बड़ी सिमिलैरिटी रखी हुई है बीपीवी के साथ। स्टडी अप का गैप कैप्लन से तो बहुत ज़्यादा नज़र आएगा, लेकिन बीपीवी जो बच्चा पढ़ता है ना उसको उसका गैप इतना ज़्यादा नज़र नहीं आएगा, ठीक है। और कुछ गैप को मैंने कोशिश की अपने नोट्स के अंदर ओवरकम करने की। तो प्रैक्टिस बहुत सारी होने वाली है, मैं क्वेश्चन भी दूंगा, असाइनमेंट्स भी दूंगा, एंड आई एक्सपेक्ट कि आप उन असाइनमेंट्स को पूरा करके आएंगे। अगर आप असाइनमेंट कंप्लीट नहीं करेंगे डेफिनेटली हमें आगे चलने का कोई फायदा नहीं होगा, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, प्रैक्टिस नहीं हुई होगी तो आप प्रॉब्लम में आएंगे। तो अपनी कोशिश करें कि प्रैक्टिस लैपटॉप पे जितना कर सकते हैं या जितने भी क्वेश्चन मैक्सिमम कर सकते हैं वो आप करें। किताब को जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें, वाइडर रीडिंग चाहिए होगी। अब ये बोला काम नहीं है कि हम बगैर आर्टिकल पढ़े पास कर लेंगे या बगैर स्टडी आपको टच किए पास कर लेंगे। हमें उसके एग्जामिनर की अप्रोच को समझने के लिए बहुत सारी चीज़ों को करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके इंशाल्लाह ताला ये पेपर पास होगा। और अच्छे तरीके से आप पढ़ेंगे तो ये आपको AFM में एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये पेपर। और ना ये भी नहीं, आप कल को इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी डिग्री में जाते हैं, एकेडमिक क्वालिफिकेशन की तरफ जाते हैं। ये मैं पेपर इंटरनेशनल लेवल पे भी पढ़ाता हूँ, BS इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ का जो है ना BS की डिग्री, उसमें भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ। यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैं FM का ही पेपर उनको पकड़ के पढ़ा रहा होता हूँ उनके कोर्स के लिए, इसलिए कि कोर्स आउटलाइन तकरीबन सेम है। फिर इस पेपर का फ़ायदा ये भी हो जाता है कि कल को आप ICW की तरफ जाते हैं या आप CFA की तरफ जाते हैं या आप किसी और फाइनेंस की क्वालिफिकेशन की तरफ जाते हैं, जैसे कि इसकी प्रैक्टिकलिटी अगर हम बात करें, आप कल को फाइनेंशियल मॉडलर बनना चाहते हैं, आप इन्वेस्टमेंट में डील करना चाहते हैं, आप स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं, क्रिप्टो पे काम करना चाहते हैं, तो आपको ये पेपर बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रहा होता है और बड़ी अच्छी नॉलेज बेस प्रोवाइड कर देता है। तो इसको इस तरीके से आप समझें कि यार ये एक एप्लीकेशन बेस्ड पेपर है, ये आपका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल पेपर होने वाला है आने वाले इंशाल्लाह ताला दौर में, आने वाले वक्त। थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।